नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप नियमित रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं वो अत्यंत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इससे पूर्व मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, तो आज फिर से मैं दूसरी वीडियो इसकी लेके आया हूँ। थोड़ा इसमें आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आसानी तरीके से क्या हम इस चीज़ें सरलता से समझ सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं। ये 2005 ये है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पे पूरा वीडियो बना चुका हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए इस वीडियो को लाया क्योंकि इसमें थोड़ा-सा शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है एनसीएफ का मतलब? जो इसका मेन उद्देश्य जो था, इसका जो तात्पर्य है, जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्या थे, शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का अच्छी तरीके से निर्माण या कहें उसका निर्धारण ये करना था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण करने वाली संस्था का क्या नाम है? ठीक है, इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या है आपके एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। इस एनसीएफ को यहाँ पर निर्माण इसके द्वारा किया गया। जब मैं कहता हूँ कि एनसीएफ 2005 वर्तमान की शिक्षा का सर्वाधिक नवीनीकरण क्या है, स्वरूप है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन क्या बनता है आप बच्चों, कि वर्तमान समय में शिक्षा का जो सर्वाधिक रूप से नवीनतम रूप क्या है, तो वो है आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की क्या है, ये आपका शिक्षा के क्षेत्र में नई पाठ्यक्रम यहाँ पर इससे निर्धारित किया गया। जब हम कहते हैं एनसीईआरटी की कार्यकारिणी ने इसको कब निर्माण किया था, इसमें कब संशोधन किए गए थे, तो आपको पता है 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठक में किया गया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को क्या गया, संशोधित करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया था। ठीक है, जो ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो रूपरेखा है, इसमें संशोधन करने के लिए आपको मैं बता दूं, इसमें जो संशोधन करने के लिए क्या किया गया था, एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ को संशोधित करने के लिए 14 और 19 जुलाई 2014 को 4 को क्या किया था, यहाँ पर एक समीक्षा बैठक यहाँ पर किया गया था। इसको संशोधित करने का यहाँ पर क्या किया था, निर्णय लिया गया। जब हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 एक क्या है, संशोधित रूप है। किस चीज का रूप है? शिक्षा के माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा का एक स्वरूप है, जिसमें एनसीएफ 2000 को क्या किया था, संशोधन इसमें किया गया। संशोधित रूप किसका है, अगर आप बताओ? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 का क्या है, एनसीएफ 2005 एक क्या है, संशोधित स्वरूप के है। याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा, इसे विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इसे अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपके समझ में उतना नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने नोट से लेके आया हूँ, तो इनसे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, एनसीएफ 2005 के निर्माण का आधार क्या था? ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के जो निर्माण का मूल आधार क्या था। आपको बता दो, 1993 में शिक्षा बिना बोझ के, कहने का मतलब है शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा के अंतर्गत बहुत अधिक चीज़ों को ये बिना झोले के, अगर हम कहें ना, बहुत ज़्यादा किताबों को ना रखते हुए क्या करें, शिक्षा बिना बोझ के। अब बहुत ज़्यादा किताबें ले गए, वो चीज़ों को छोड़ते हुए एनसीएफ में क्या किया था, इसका निर्माण का आधार इसको रख दिया गया था। हम जब बात करते हैं एनसीएफ, नेशनल करिकुलम
वर्क की हम बात करते हैं तो इसकी समीक्षा की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी कि भैया कि जो हमारी जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा है इसमें संशोधन की जो सिफारिश की गई थी कि हाँ इसमें आंशिक संशोधन होने चाहिए, तो वो किसने किया गया? एम एच आर डी MHRD द्वारा इसको किया गया था। इसका जो पूरा जो नाम है उसका नाम है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा इसको किया गया था। समीक्षा इसकी सिफारिश की गई। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को वर्तमान समय में अब इसको शिक्षा मंत्रालय के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए जो ये एनसीएफ है 2005 की, इसके निर्माण के लिए किस की अध्यक्षता में इसको संशोधित किया गया था? कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो थे आपके प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में एक क्या गया संचालित समिति का गठन किया गया था। उसमें 21 राष्ट्रीय फोर्स समूह के क्या गया था, यहाँ पर गठन किया गया था। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पे टास्क फोर्स समिति का क्या गया था, गठन किया गया था। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे आपके प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये संचालन की गई थी, याद रखें। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 के पैनल में कुल कितने सदस्य थे, तो आपको पता होना चाहिए 21 सदस्य इस टास्क फोर्स समूह में इसमें गठन किया गया था। अब देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधित दस्तावेज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति के से आरंभ होता है। अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो सभ्यता एवं प्रगति से आरंभ की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने ये पढ़ा होगा, अगर ये वाली कविता इनके ये जो निबंध है इनको अगर आपने पढ़ा होगा तो तब आपके समझ में आएगा। मैं इसमें आपको बच्चों ये जो निबंध है अभी उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें कवि गुरु हमें याद दिलाते हैं, हमें क्या याद दिलाते हैं, याद रखिएगा। अब इसमें हमें क्या याद दिलाते हैं थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ। अब हमें क्या याद दिलाते हैं तो आपको मैं सिर्फ उस पे ले जाता हूँ जो, ठीक है, ये है। इस निबंध के आधार पर एन जो एनएफसी को जो संशोधित किया गया था, ठीक है। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से क्या है, हमने कहा कि सभ्यता एवं प्रगति की हमने बात करी, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब मैं बच्चा था तो एक छोटी छोटी चीजों से अपने खिलौने बनाने बनाने और अपनी कल्पना में नए नए खेल इजाद करने की मुझे क्या थी, पूरी आजादी थी। अब ये क्यों कहा गया है थोड़ा इसे समझिएगा। अगर आप बहुत डीपली इसको समझिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से क्या हुआ था, आपकी एनसीएफ 2005 जो सभ्यता एवं प्रगति इससे लिया गया था। इसमें क्यों कहा गया, देखा अब ये जब इनके जो ये निबंध था इसमें इन्होंने किस प्रकार से अभिव्यक्ति इसमें दर्शाई है। ये कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो छोटी छोटी चीजों से अपने खिलौने बनाने और अपनी कल्पना में नए नए ये चीज़ों को मैं इजाद करने की मुझे क्या आती थी, पूरी आ जाती थी। तो कहने का मतलब है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को खुलापन देना चाहिए। बच्चे अपनी छोटी-छोटी विधाओं से नए-नए क्रियाकलापों को क्या करते हैं, नए नए रूप में जन्म दे सकते हैं। उनको इजाद करने की उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अब इनका निबंध पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, मेरी खुशी में मेरे साथियों का पूरा हिस्सा होता है। देखिए जब मैं खुश होता हूँ तो मेरे साथी भी वो मेरे साथ होते हैं, क्या खुश होते हैं। बल्कि मेरे खिलौनों का पूरा मजा उनके साथ खेलने पर निर्भर करता था। देखिए ये कह रहे हैं कि जब मैं बच्चा था, जब मैं अपने छोटी-छोटी खिलौने छोटी-छोटी चीज़ों से मैं अपने खिलौने बनाता था और उसको नई-नई चीज़ें इजाद करता था, तो वो मुझे पूरी आज़ादी थी। और जब मैं अपने खिलौनों के साथ खेलता था, तो मुझे उतना मज़ा अकेले खेलने में नहीं आता था, जितना मुझे अपने साथियों के साथ खेलने में मज़ा आता था, खिलौनों को शेयर करने में मज़ा आता था। तो वो क्या होता था, उसके साथ खेलने में खेलने पर निर्भर करता था कि ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक दिन हमारे बचपन के इस स्वर्ग में वयस्कों की बाजार प्रधान दुनिया से एक प्रलोभन ने प्रवेश किया। जो बच्चों का जो संसार है, ये कह रहे हैं कि जो बच्चों का हमारा जो खेलने जहाँ पर हम खेलते हैं, जो जो हमारा जो ग्रुप है
उसमें इस स्वर्ग में ये कहते हैं कि वयस्कों की बाजार प्रधान दुनिया ने जो बड़े बच्चे हैं या जो युवा वर्ग के लोग हैं, बच्चों ने क्या करा, एक प्रलोभन ने उसे प्रवेश दिलाया। प्रवेश दिलाया, प्रलोभन, लालच जिसे हम कहते हैं। एक अंग्रेज दुकान से खरीदा गया खिलौना हमारे, देखिए, एक अंग्रेज अंग्रेज दुकान से खरीदा गया खिलौना हमारे एक साथी को दिया गया। ठीक है, वह कंगाल का खिलौना था। क्या है? कंगाल का वो खिलौना था, बड़ा और मानो सजीव है। ठीक है, ये जो एक अंग्रेज दुकान से क्या करता है, एक खिलौना खरीदता है और एक मेरे साथी को वो कहते हैं कि वो देता है। वो कंगाल का खिलौना था और बड़ा ही मानो सजीव हुए, बड़ा था और सजीव ऐसा लगता था कि वो बोल बैठेगा। हमारे साथी उसको उस खिलौने पर घमंड हो गया था। जो मेरा साथी था, उस साथी को उस खिलौने पे क्या हो गया था, घमंड हो गया था। अब उसका ध्यान हमारे खिलौनों में उतना नहीं लगता था, क्योंकि अंग्रेज ने उसे एक खिलौना दे दिया था, बहुत अच्छा बड़ा खिलौना था। तो अब वो छोटे खिलौने से जो हम चीजें बनाते हैं उससे नहीं खेलता है, और उसे जो खिलौना दिया गया था उससे उसको क्या होता है, घमंड हो गया था। वह उस कीमती चीज को बहुत ध्यान से रखता था तथा हमारी पहुंच से वो दूर रखता था। जिस बच्चे को ये खिलौना दिया गया था अंग्रेज ने, वो बच्चा क्या करता था, उस खिलौने को बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको रखता था, उसका ध्यान रखता था और हमें खेलने नहीं देता था। और हमारी पहुंच जहां से हम उसको छू भी नहीं सकते, वो हमारी पहुंच से उसको क्या रखता था, बहुत दूर रखता था। वह इस खास वस्तु पर क्या करता था, इतलाता हुआ अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता था, कि सोचता था कि यार मेरे पास ही जो है सब कुछ है। इसका उदाहरण इस प्रकार से समझिए कि आप लोगों के ग्रुप में, मान लीजिए आप 5-6 लोगों का आपका ग्रुप है, आप लोगों का दोस्त का ग्रुप है। उसमें से एक ग्रुप में उस बच्चे आपका जो ग्रुप है, उस ग्रुप में एक बच्चा कार लेके आ जाता है और आप लोग पैदल घूमते हो। तो वो जो लड़का है वो कार में स्कूल आता है, जाता है और अपनी कार को क्या कहता है, बहुत ही स्टाइल मारते हुए लाता है, या उसको आपको छूने नहीं देता है, उसमें बैठने नहीं देता है, वो अपने टसन से आता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को फिर आपसे अलग समझने लगता है। वो क्या कहता है, जो चीज है मेरे पास है और मैं ये समाज का क्या हूँ, सबसे श्रेष्ठ वो बच्चा हूँ या व्यक्ति हूँ, ये समझता है। क्योंकि अन्य खिलौने क्या थे उसके सामने, सस्ते थे। जो भी खिलौने थे, वो खिलौने उतने महंगे नहीं थे जितने कि उस अंग्रेज ने उसको दिया था। वो खिलौना बहुत बड़ा था, ऐसा लगता था कि वो सजीव या बोल उठेगा, तो इस प्रकार का खिलौना था। और जो हम जो खिलौने बनाते थे वो ज़्यादा अच्छे खिलौने नहीं है, हम किसी वेस्ट मटेरियल से उसका यूज करते थे। ठीक है, अपनी उत्तेजना में वह एक चीज भूल गया। देखिए, जो खिलौना मिला था उस खिलौने से वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि भैया वो क्या कह रहा है कि वो एक चीज भूल गया। वह तय वह तथ्य जो इस वक्त उसे बहुत मामूली लगता था। वो कह रहा है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि वह उस तथ्य को भूल गया था, क्या है, भूल गया था कि जो इस वक्त उसके बहुत मामूली लग रहा था। ठीक है, कि इस प्रलोभन में एक चीज खो गई जो उसके खिलौने से सर्वश्रेष्ठ थी। सर्वश्रेष्ठ क्या था कि भैया उसका जो दोस्तों का साथ था, जो दोस्तों का जो ग्रुप था, वो उस खिलौने के आने से वो दोस्त उससे क्या है, कोसों दूर छटक गए या विभक्त हो गए। तो ये जो कहा गया था, तो ये कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम पर ही आधारित है। तो इसको समझिएगा कि जो रविंद्रनाथ जी की जो ये क्या थी, आपका निबंध जो था, शायद मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा, तो देखा भी नहीं होगा। तो ये है सभ्यता की प्रगति, किस प्रकार से सभ्यता, कहने का मतलब है कि हम सभ्यता के साथ प्रगति पथ पर किस प्रकार से चलते हैं, कि हम पुरानी चीजों को छोड़ते हुए नई चीजों की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तो ये तमाम चीजें वो कही गई थी। अब यहाँ पर देखिए हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। ये कह रहा है, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। देखिए, कुंजी होती है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, उदारता का भाव होता है, आनंद की भावनाएं होती है, और बचपन की वो कुंजी है। और
ना समझ वयस्क संसार द्वारा उसकी विकृति का खतरा है। और जो बड़े बच्चे हैं, जो वयस्क समाज है, वो क्या है, संसार के लिए क्या है, कहीं ना कहीं वो खतरा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ था, 1886 में क्या हुआ था, प्रस्तावित किया गया था। आपको पता है कि पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में उसको क्या किया था, लाया गया था। 1968 के बाद जो ये शिक्षा नीति लाई गई थी 1986 में क्या हुआ था, उसमें कुछ आंशिक संशोधन किए गए थे। आंशिक संशोधन करने के बाद क्या हुआ था, 1886 में भी क्या था, आंशिक संशोधन किया गया था, जिसमें पिछड़े वर्गों को क्या किया था, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में कहें, जो समाज से कटे हुए वंचित वर्गों को उसमें किया गया था, प्रमुखता से उनकी शिक्षा पर जोर दिया गया था। जब हम कह रहे हैं कि 1986 में प्रस्तावित किया गया था, किसको प्रस्तावित की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए 1986 में प्रस्तावित किया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को क्या किया जाएगा, को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत अगर हम देखें, जो राष्ट्रीय एनसीएफ की अगर हम बात करते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने का क्या होना चाहिए, एक साधन होना चाहिए, जो भारतीय संविधान में राष्ट्र निर्माण के दर्शन को अपना आधार मूल मानते हैं। ठीक है। अपनी आधार भूमि कहीं न कहीं मानते हैं, ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। जब हम कहते हैं कि एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रमुख सिद्धांत देखिए, इसमें क्या करें कि प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के कितने सिद्धांत थे? तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों, कि उसमें 5 सिद्धांत ये थे। ठीक है। बहुत से बच्चों को ये वीडियो पसंद नहीं आ रही होगी, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप यहाँ पर क्या है, स्किप करके कहीं दूसरी चीजें आप देखना शुरू करिए, क्योंकि एलटी निकालना उतना जरूरी नहीं है आपके लिए। जिनको निकालना है वो देखते रहिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। ठीक है। जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो आप लोग उसका आंसर अवश्य दीजिएगा। ठीक है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने क्या पूछा यहाँ पर देखिए, एनसीएफ 2005 में कुल कितने सिद्धांत प्रमुखता से रखे गए थे, तो उसमें कितने थे, 5 सिद्धांत तो उसमें रखे गए थे। ठीक है। पहला जो सिद्धांत था वो विद्यालय के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। कक्षा कक्ष की जो चार दीवारी है, देखिए ये कक्षा कक्ष है, ये चार दीवारी है। इस कक्षा कक्ष के चार दीवारी से क्या करना था, जो ज्ञान को वहां सीमित न रखते हुए उसको बाहर लाने का इसमें क्या गया था, प्रस्ताव उसको रखा गया था कि हाँ, जो बच्चा है उसको सिर्फ चार दीवारी तक ही ज्ञान सीमित नहीं, उसको बाहरी ज्ञान भी उसका होना बहुत जरूरी है। शिक्षा पूर्ण रूप से रटन और रटंती प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। कहते हैं ना कि रटंती विद्या फलंती नाही, तो यही कॉन्सेप्ट इसको हटाने का इसमें क्या किया था, एनसीएफ में रखा गया था ये कॉन्सेप्ट को। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को रखा गया था, क्या शिक्षा पूर्ण रूप से क्या होती है, जो रटंती प्रणाली है उस प्रणाली से मुक्त रखा जाए। बच्चों को रटने की जो प्रणाली है उससे कहीं ना कहीं जो ये दोष है उससे मुक्त करना चाहिए। पाठ्यचर्या इस प्रकार संबंधित हो कि बालक का चौमुखी विकास हो सके, बजाय कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। देखिए बच्चे का इसमें क्या कर रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बच्चे को सिर्फ क्या करना चाहिए, उसके सर्वांगीण विकास की बात करें, उसकी चौमुखी विकास की हम बात कर रहे हैं। और इसके बजाय जो आप विद्यालय में सिर्फ जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में बच्चे को केंद्रित नहीं रखना चाहिए, बजाय कि उसका चौमुखी विकास किया जाना चाहिए, ये इस नीति में कहा गया था। ठीक है। अब देखिए चौथा बिंदु है, परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। जो हमारी जो परीक्षा है उस परीक्षा को बहुत ज़्यादा टफ बच्चों के लिए ना बनाते हुए उस शिक्षा को क्या करना चाहिए, जो बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है उस बौद्धिक स्तर के समानांतर बनाने के जिक्र किया गया था। ये नहीं कि अगर कक्षा 1 का बच्चा है उसको कक्षा 3 के क्वेश्चन आप दे रहे हो, उसको हार्ड वाले क्वेश्चन दे रहे हो, बड़े टफ टफ वाले क्वेश्चन दे रहे हो, नहीं, उसको उसके समानांतर क्या करना चाहिए, लचीला बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चा उसको आसानी से क्या कर सकता है, बना सकता है। ये
ये कक्षा की जो गतिविधियों से भी उसको क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ठीक है, खेल खेल में पढ़ाना या किसी आप मान लीजिए जो हमारी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को क्या है ना परीक्षा से जोड़ देना चाहिए, ये कह रहा है। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो राष्ट्रीय चिंताएं हैं को सहमति हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो बच्चे को अगर हम देखें बेसिकली कि उसमें बच्चे को सबसे ज्यादा ध्यान किस में देना चाहिए कि जो उसका जो बौद्धिक स्तर है वो राजनीति क्षेत्र में भी होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में भी होना चाहिए, और साथ ही जो आपका क्या है जो बाहरी दुनिया है उस पे भी क्या है डिबेट होनी चाहिए। जो हमारे राष्ट्र है, राष्ट्र की चिंता में भी क्या होनी चाहिए, उसकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 की विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं क्या है, विशेषताओं को भी थोड़ा समझ लीजिए, इससे पूरे की वीडियो में मैंने पूरा बता के रखा है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में प्रत्येक छात्र हेतु शिक्षा के लिए उसके कम से कम स्तर को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कम से कम ऐसी शिक्षा व्यवस्था उसके जो शारीरिक रूपरेखा के आधार पर, उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसे क्या करना चाहिए, पाठ्य जो चर्या है उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। और इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत अगर हम देखें संपूर्ण देश में जो शिक्षा व्यवस्था जो लगाई गई थी 2005 में 10+2+3 की शिक्षा भी थी। अब अगर आप देखोगे 2020 में ये चेंज हो गया है। ठीक है, की दिशा में एक व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की मुख्य विषय वस्तु बच्चे के बैग के बोझ को कम करना है। लर्निंग विथ अबाउट जो बैग जो हम उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है, बच्चे के बैग को ज्यादा किताबें ना रखते हुए उसमें सीमित किताबें रखते हैं, जिससे कि जिसका उसका बौद्धिक विकास हो। ये नहीं कि पूरी किताबें उसमें रख दी जाए तो उससे वो चीजें सही नहीं हुई। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा में यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पाठ्यक्रम स्तर का पुनः निरीक्षण किया जाएगा और उसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जाएगा। जो ये एनसीएफ की जो 2005 है, इसमें ये भी कहा गया था कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो रूपरेखा में ये घोषणा की गई थी कि भैया प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होगा, पाठ्यक्रम का क्या होगा, स्तर पर क्या होगा, पुनर्निरीक्षण किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा कि इसमें कितनी हमें आवश्यकता है संशोधन, क्या चीजें हम इसमें ला सकते हैं, तो उसके आधार पर इसमें क्या होगा, संशोधन किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, यह पाठ्यक्रम जन सामान्य की आवश्यकताओं और आशंकाओं से संबंधित है कि समाज में और उसकी जो जन सामान्य मतलब जनता के बीच से जो समाज में जो चीजें चलती है उसकी आवश्यकताओं के आधार पर जो होना चाहिए, आशंकाओं से संबंधित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, पाठ्यक्रम स्वीकृति सिद्धांत एवं मूल्यों की उनकी सीमाओं में रहकर लोचशीलता तथा गत्यात्मक में प्रकट करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पाठ्यक्रम किस प्रकार से सिद्धांतों में के मूल्यों पर उसकी जो सीमा में रह करके लोचशीलता तथा गत्यात्मकता में क्या करता है, प्रकट करता है। अब इसमें देखिए, इसमें सामाजिक न्याय, प्रजातांत्रिक मूल्य, राष्ट्र एवं भावनाओं भावात्मक एकता का विकास पर क्या गया, मुख्य रूप से बल दिया गया। किस पे दिया गया है, एनसीएफ 2005 में। अब इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए एनसीएफ 2005 में त्रिभाषाई सूत्र दिया गया है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिभाषाई सूत्र किस योजना के अंतर्गत दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए एनसीएफ 2005 में त्रिभाषाई सूत्र दिया गया। त्रिभाषाई कौन सी है, एक तो आपकी क्या होनी चाहिए, मातृभाषा है, और आपकी एक राष्ट्रभाषा है, और एक की आपकी राज्य भाषा, और साथ ही उसके साथ इंग्लिश भी रखी गई को प्रमुखता से रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और पाठ्य चर्चा के सभी क्षेत्र में बच्चे की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका हो। देखिए, जब बच्चा ये तमाम चीजें करता है तो उसको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, ये क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, एनसीएफ के अंतर्गत। और पाठ्य चर्चा के सभी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों की प्रगति में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, इस पर भी जोर दिया गया। और इन्हें पाठ्यक्रम की योजना का आधार होना चाहिए। ये जो तमाम चीजें हैं, मैंने कहा ना, ये
ये जो तीन जो भाषाई सूत्र जो रखा है, ये क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का आधार होना चाहिए, ये कहा गया। अब देखिए गणित की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के वे संसाधन समृद्ध हो जो चिंताजनक, ठीक है, और तर्क में और अमूर्त और संकल्पना करने में और उनका जो व्यवहार है करने में, क्या है, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने और संतुलन सुलझाने की क्या होनी चाहिए, उसमें सहायता प्रदान करें। ओवरऑल हम अगर देखें, जो बच्चे को अगर देखें, जो उसके संसाधन है, जो उसके पास चीजें जो है वो समृद्ध रूप में सभी चीजें उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। और चिंतन और तर्क की अगर बात करते हैं, अगर मैं चिंतन की बात करूं, बच्चे को किस चीज का चिंतन करने है, क्या तर्क देना चाहिए, वो अमूर्तों की क्या संकल्पना करके और उसमें उसके व्यवहार में किस प्रकार से जो चीजें हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उसको सूत्रबद्ध करने का कहीं ना कहीं एक सुझाव यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विज्ञान की शिक्षा में इस तरह की तब्दीली की जानी चाहिए, ये कह रहे हैं कि विज्ञान के सब्जेक्ट में किस चीज की तकलीफी बदलाव करने चाहिए। वो कह रहे हैं कि यह हर बच्चे को अपने रोज के अनुभवों को जांचना और उनको विश्लेषण करने में वो सक्षम हो, कि उसने क्या सीखा, उसका विश्लेषण कर सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है, ये कह रहे हैं। अब वहाँ सामाजिक विज्ञान की अगर बात करता हूँ, इस पाठ्यक्रम में इस दस्तावेज द्वारा प्रस्तावित उपभाग ज्ञान के क्षेत्र को विशिष्ट सीमा को पहचानता है। या देखिए, अब मैं कहता हूँ एसएसटी के सारे पहलुओं में जेंडर के संदर्भ में न्याय, अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों को लेकर जागरूकता और अल्पसंख्यक संवेदनशीलता के प्रति सजग होना चाहिए, कि भैया एससी एसटी के जितने भी कम्युनिटी हैं, या कहें बैकवर्ड या वंचित शोषित जो वर्ग हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए ये बात की गई कि उनके मामलों को भी क्या करना चाहिए, जागरूकता से उठाने चाहिए, उनकी संवेदनशीलताओं को समझना चाहिए। अल्पसंख्यक संवेदनशीलता के प्रवृत्ति में उनको क्या ना सजग होना उनको जरूरी है, ये कहा गया। अब ये देखिए, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन, गायन, नृत्य, कला, नाटक में लड़कों के बराबर लड़कियों को भी महत्व प्रदान करना चाहिए। ये जो तमाम चीजें हैं वो सिर्फ लड़कों तक सीमित ना होकर उसमें लड़कियों की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना चाहिए। चट्टोपाध्याय कमीशन की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने 1984 द्वारा सुझाए गए पेशेवर मानकों में ढील ढीलापन लाने की हल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण क्रिया क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है। देखिए, जो चट्टोपाध्याय कमीशन है वो कि 1984 में जो उसमें क्या सुझाव दिए गए, जो पेशावर मानकों की अगर हम बात करें, जो ढीलापन लाने के लिए उसमें कहा गया कि भैया इसमें क्या होना चाहिए, शिक्षा के अंदर ढीलापन होना चाहिए, और प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या ना शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्रांतिकारी प्रशिक्षण देकर उनको में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की इसमें क्या की जरूरत है, ऐसी इसमें कहा गया। पाठ्यचर्या को नवीनीकृत करने के लिए सबसे जरूरी व्यवस्थागत कदम उठाना होगा, कि अगर हमें पाठ्यक्रम अगर नवीनीकरण करना है, उसका नया स्वरूप लाना है, तो उसमें सबसे जरूरी कदम क्या उठाना होगा, परीक्षाओं में सुधार करना होगा, और 10वीं की परीक्षा को ऐच्छिक परीक्षा ये माना जाना चाहिए। ठीक है, ऐच्छिक परीक्षा हो। और एनसीएफ 2005 के अंतर्गत अगर हम देखें, तो दूसरे उद्देश्य के रूप में ज्ञान की प्रकृति एवं बालक के सीखने की क्षमता और उसकी अधिगम प्रणाली और स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, इस पर जोर दिया गया। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत, इसमें जो उद्देश्य, जो दूसरा उद्देश्य था, उसका महत्वपूर्ण जो था कि ज्ञान को प्रकृति के साथ संजोकर तालमेल के साथ उसको लेके चलना चाहिए, जिससे कि बालक क्या कर सकता है, सीखने की उसकी जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो सकती है। अधिगम लर्निंग की हम बात करते हैं, वो सीख से उसकी बौद्धिक क्षमता की अगर बात करें, वो किस प्रकार से सीख रहा है, वो जो अनुरूप किस तरीके से उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, तो इस पे सबसे ज़्यादा जोर देने की यहाँ पर बात की गई। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एनसीएफ की आवश्यकता, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की क्या आवश्यकता थी, क्यों आवश्यकता थी। पूर्व में जो प्रचलित जो पाठ्यक्रम के संकुचित आधार के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी, उसको संकुचित था, अब इसको व्यापक रूप में उसको खोलना था और उसमें शिथिलता लानी थी। ठीक है, अब प्रचलित पाठ्यक्रम में केवल
पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान को बल दिया गया था। अब देखिए आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो कक्षा कक्षा तक जो चार दीवारी तक क्या थी, पहले जो शिक्षा आधारित थी, अब वो और साथ ही जो पुस्तक पर और साथ ही जो जो चीजें सैद्धांतिक तौर पर क्या थी वो सीमित थी। अब यहाँ पर क्या था, पाठ्य जो प्रचलित जो पाठ्यक्रम में केवल क्या था, पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान को बल देने का वहाँ पर कारण था। अब यहाँ पर ये कह रहा है सामाजिक रूप में उसका क्या था, आपके चौमुखी विकास करने की यहाँ पर बात की गई थी। पूर्व पछली पाठ्यक्रम का जीवन से जुड़ाव ना होने के कारण, ठीक है, अब जो वर्तमान में 2005 की अगर बात हो, ये कह रहा है कि बच्चे के संपूर्ण जीवन को शिक्षा के अंतर्गत जोड़ना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास, उसका बहुमुखी विकास की बात की। पहले क्या था, रटने की जो विद्या को कहते हैं प्रमुखता से उसको महत्व दिया गया था। अब क्या कहा जाता है कि रटने की विद्या पर जोर नहीं देना चाहिए, बच्चे को आत्मनिर्भर और सीखने की प्रवृत्ति पर उस पर ज्यादा ध्यान देना। जो व्यक्तिगत भेदों को शिक्षण में स्थान मिलने के कारण, अब क्या होता है, कहीं पर भेदभाव होता था, उस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं संशोधन किया गया। जो प्रचलित जो पहले से चले हुए जो पाठ्यक्रम था उसमें केवल क्या था, वो परीक्षण केंद्रित होने के कारण, ठीक है, अब परीक्षा पर को केंद्रित होने के कारण अब इसमें क्या होता है, आपके शारीरिक गतिविधियां उसमें जोड़ना चाहिए, उसमें लचीलापन लाने के लिए इसमें बात की गई थी, ये तमाम चीजें थी। अब देखिए प्रचलित पाठ्यक्रम में तकनीकी और व्यवसाय शिक्षण शिक्षा की कमी होने के कारण, देखिए पहले आपकी तकनीकी शिक्षा नहीं थी और साथ ही व्यवसायिक शिक्षा भी नहीं थी। तो जब ये 2005 की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या जोड़ा गया, आपकी तकनीकी शिक्षा को महत्व दिया गया था और साथ ही जो कहा गया था, जो विश्वविद्यालय या जो विद्यालयों में भी व्यवसायिक शिक्षा को, व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित जो विषय हैं उन पर भी जोर देने की बात की गई। अब यहाँ पर देखिए प्रचलित शिक्षा में नैतिक और यौन शिक्षण से संबंधित ना होने के कारण, देखिए पहला क्या था इसमें, इन नैतिक सामाजिक अगर बात करें, जिसमें अगर हम कहें महिला पुरुष के शिक्षण पर ही क्या था, उसमें सम्मिलित ना होने के बाद, अब इसमें पुरुषों को भी भागीदारी उतनी होनी चाहिए, महिलाओं की भी भागीदारी उतनी नहीं होनी चाहिए। किसी के लिंग को निर्धारित करते हुए ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो लड़का है लड़की है, तो सभी को इसमें समान शिक्षा पर जोर दिया गया है। सर्वाधिक ये कहा गया कि लड़कियों की जो शिक्षा पर क्या कहता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात करी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप पे वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर आप लोगों की इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप यहाँ पर एक ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उसको आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपको सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से संबंधित ये जो था उस पर आधारित ये पूरा क्या था, आपका पाठ्यक्रम ये बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए एनसीएफ 2005 की प्रमुख बातें क्या हैं, इसमें प्रमुख बातें क्या रखी गई थी, शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे पर आधारित होनी चाहिए सारा कुछ। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया तथा प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में यह हुआ था और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान का था। अगर हम देखें एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो आत्मज्ञान को बढ़ावा देने का मेन लक्ष्य था, ठीक है। और एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर हम देखें, हर विद्यार्थी अपनी क्षमता कौशल लिए होता है वो, तो हर विद्यार्थी को उस व्यक्त करने का क्या होना चाहिए, मौका प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए हर विद्यार्थी पर कुछ ना कुछ क्या होती है, क्वालिटी होती है, बस उसकी क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए उसी क्षेत्र में उसको अग्रसर करना चाहिए, उसी क्षेत्र में उसे बढ़ाया जाए तो वो अपने जीवन में उन्नति के शिखरों को पा सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा नृत्य करता है तो उसको नृत्य के क्षेत्र में, कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता है उसको सिंगिंग के क्षेत्र में, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने में टैलेंटेड है तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि यूपीएससी जैसे पीसीएस जैसे परीक्षाओं की तरफ उसे बढ़ावा देना चाहिए। कोई बच्चा विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा है तो उसको तकनीकी क्षेत्र में उसको बढ़ाना चाहिए, तो ये कहा गया है, ठीक है। एनसीएफ 2005 में लिखा गया कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा जाना चाहिए, कि शिक्षा को मुक्त रूप से क्या होना चाहिए, प्रसारित करनी चाहिए, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा यहाँ पर दे जानी चाहिए। मुक्त शिक्षा या मुक्त करने की बात कही गई है, शिक्षा को क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से मुक्त कर देना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। सभी तरह के शोषण, अन्याय, गरीब लिंग भेद
जाति से मुक्त होना चाहिए। देखिए इससे पहले अगर आप देखोगे, फिर से मैं वही चीज़ दोहरा रहा हूँ, अगर आप देखोगे पहले से जो बैकवर्ड कास्ट के लोगों को क्या कहते हैं, शिक्षा से वंचित किया जाता था, ना उनको शिक्षा ग्रहण किया जाता था, ना उन्हें पढ़ने दिया जाता था। सबसे बड़ा तो उदाहरण आप बाबा भीमराव अम्बेडकर को देखते होंगे कि दलित समाज से वो आते थे, तो उनको क्या होते, क्लास में घुसने नहीं दिया जाता। अगर क्लास में घुस भी जाते तो सभी बच्चे टीचर क्या होते थे, बाहर हो जाते। यहाँ तक कि उनको स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया जाता है। यहाँ अगर मैं कहूँ कुर्सी में बैठने की तो बात दूर है, कि उनको कक्ष चलती थी, कक्षा में तो बाबा साहब को क्या किया जाता था, कमरे के बाहर एक वो चटाई लेके, अपना कट्टा लेके वो बाहर से बैठते थे। वो टीचर क्या पढ़ाता वो कान लगा के सुना करते थे। तो ये जो कमियां थी, इस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ एक विशेष वर्ग को महत्व देकर शिक्षण कार्य किया जाता था। तो ये शिक्षण कार्य वहां पर उनको न देते हुए सभी तरह के शोषण, अन्याय, गरीब, लिंग भेद और जाति से उनको क्या होना, मुक्त होना चाहिए। जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत अंतर के महत्व को स्वीकार करना और हर बच्चे की क्वालिटी पर क्या करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। ठीक है, उसको किस प्रकार से मौका देना चाहिए। अब देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंग और भाग की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या अंग दिए गए, परिप्रेक्षण, परिप्रेक्ष्य, सीखने का ज्ञान होना चाहिए, पाठ्यक्रम चर्चा के क्षेत्र में स्कूल के अवधारणाएं और आकलन किस प्रकार से करना चाहिए, विद्यालय व कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत सुधार, ये इसका क्या था, प्रमुख अंगों के रूप में ये रखा गया। ठीक है तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। और इसी प्रकार से जो आपका एल टी का जो टॉपिक है आपका भाग पहला, उसको मैं एक एक टॉपिक पर डे लेते हुए आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।